दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। आज के दिन भी तेजी के साथ में क्लोजिंग है। 180 पॉइंट्स की तेजी के साथ में निफ्टी बंद हो चुका है। 0.70% का जंप है। हाई को देखने चले 934 का हाई है और 875 के आसपास की क्लोजिंग है। लो की बात करें तो 781 का लो है, यानी अपनी हाई के बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। उसके बाद में निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 1% के आसपास की तेजी देकर। निफ्टी बैंक भी ठीक था, मिड कैप भी ठीक है, स्मॉल कैप भी ठीक है। कंपनीज के स्टॉक्स को देखें तो मैक्सिमम जो कंपनीज उनके स्टॉक्स प्लस में आके बंद हो चुके हैं। सेक्टर्स को चेक कर लेते हैं तो कल की तरह आज के दिन आईटी कंपनीज भी अच्छा कर चुकी है। ऑटोमोबाइल, फार्मा ये सब तेजी में आके बंद हुए हैं। मेटल और रियल्टी थोड़े से ठंडे थे, बाकी सब कुछ ठीक था। ग्रो की लिस्टिंग हो चुकी है, 12% के साथ में ग्रोथ मिली है इसके अंदर। कंपनी कैसी है और वैल्यूएशन क्या है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, आगे चल के बातचीत करेंगे, यानी अगले कुछ वीडियोस के अंदर या फिर कल के दिन। साथ में देखिए दोस्तों, कुछ बड़ी खबरों को देख लेते हैं जिसके वजह से मार्केट इम्पैक्ट हुआ है और आगे भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहला जो ट्रिगर है मार्केट का वो है बिहार के इलेक्शन। यहाँ पे वार्निंग दी गई है, एक ब्रोकर है इसकी तरफ से। वार्निंग यह है कि निफ्टी 5 से लेकर 7% के साथ में क्रैश हो सकता है अगर बिहार का इलेक्शन एनडीए के फेवर में नहीं आता है। एनडीए के अगेंस्ट में चल जाता है तो 5 से लेकर 7% के साथ में निफ्टी फिसल सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आ सकता है रिजल्ट? और रिजल्ट का मैं वो भी बता देता हूँ। परसों के दिन आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे और उसके हिसाब से निफ्टी का रिएक्शन आएगा। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, मार्केट ये सोच रहा है कि जो एनडीए की पार्टी है वो जीतेगी, लेकिन अगर इसका अपोजिट हो गया, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू रिप्लेस कर देते हैं अगर एनडीए को, तो फिर डेफिनेटली निफ्टी में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। एक दिन में हो सकता है निफ्टी 5 से लेकर 7% फिसल जाए। ऐसा कहना है इन ग्रेड इक्विटीज का। अब ऐसा दोस्तों इसलिए कहना है क्योंकि एक दिन में मार्केट 6% के साथ में फिसला था। सिंगल डे आप देख सकते हैं आफ्टर 2024 अनएक्सपेक्टेड पोस्ट पोल रिजल्ट। पोल अभी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए आगे है, एनडीए जीतेगी, लेकिन 2024 के अंदर जैसा हुआ था कि पोल के बिल्कुल अपोजिट हम बोल सकते हैं या फिर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए थे, उसकी वजह से मार्केट को झटका लगा था। वैसा यहाँ पे कहना है और देखते दोस्तों क्या होता है। इस बार भी कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली एक इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखेंगे, क्योंकि इंडिया है, इंडिया किसी सरकार के हिसाब से नहीं चलेगा, उसमें ग्रोथ आएगी। ग्रोथ थोड़ी सी ऊपर नीचे जरूर हो सकती है, सरकार का एक योगदान उसके अंदर होता है। अनस्टेबल सरकार बनती है तो मार्केट उसको नेगेटिवली देखता है, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर देखता है, बाद में वो जो कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स बढ़ती है, वैसे वैसे मार्केट परफॉर्म करता है। पिछली बार भी 2024 में इस तरह का जो पैटर्न बना था निफ्टी के अंदर, उसके बाद भी एक्यूमुलेशन का एक मौका था, उसके बाद में मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा या फिर ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी आपको क्या लगता है वो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, एनडीए के फेवर में रिजल्ट नहीं आते हैं, तो डेफिनेटली मार्केट को एक झटका लग सकता है। साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो साइन है वो ये है कि एग्जिट पोल ने प्रिडिक्ट कर लिया है क्लियर एनडीए की विक्ट्री। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमको कुछ नेगेटिवली देखने को मिल सकता है। साथ में दोस्तों एक और बड़ी न्यूज आपके सामने रखना चाहूंगा, जो कि मार्केट के बंद होने के बाद में ये, जिसका इंपैक्ट होगा कल के दिन। रिटेल इन्फ्लेशन हम बोल सकते हैं, जिसका डेटा कुछ ऐसा है कि ये लो हो चुका है 0.25% अक्टूबर के मंथ के अंदर, और ये रिकॉर्ड लो है। अब पॉइंट ये बनता है कि एक्सपेक्टेशन क्या होगी, और ये लो जाने का मतलब ये है कि आरबीआई की तरफ से रेट कट हो सकता है, उसकी वजह से लिक्विडिटी बढ़ सकती है मार्केट के अंदर, और निफ्टी को भी अच्छा खासा पुश मिल सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअल कितना है, एक्सपेक्टेशन कितनी है। तो सिंपली आप देख सकते हैं 0.25% का एक्चुअल है, प्रीवियस कितना था 1.54% का, तो बहुत शार्पली डिप है। एस्टिमेट भी कम की थी, बट इतनी कम नहीं की थी जितना कम आ चुका है। 0.40% की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन 0.25% ये आ चुका है। इट मीन्स एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम है, जो कि अच्छी बात है। तो इसकी वजह से मार्केट की ओपनिंग अच्छी हो सकती है, ऐसी हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि डेटा काफ़ी अच्छा आया है और इसकी वजह से रेट कट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी। बाद में परसों तो देखना पड़ेगा कि रिजल्ट कैसा आता है, बिहार इलेक्शन का किस तरह का आउटकम देखने को मिलता है। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा देखा था डेटा, और उसके हिसाब से प्रिडिक्शन करने की कोशिश की थी या एनालिसिस करने की कोशिश की थी। उसके बाद में डेफिनेटली जो भी हमको दिख रहा था डेटा के अंदर, उसी के हिसाब से निफ्टी ने परफॉर्म किया।
हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन चलो ठीक है। इस बार भी वैसा ही हुआ, जो डेटा हमको बताने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे हमने देखा एक सपोर्ट, उसके बाद में एक नीचे से अच्छी बाइंग, नेक्स्ट डे एक अच्छी कैंडल बनती है, उसके बाद में यहाँ पे तेजी आना शुरू हो जाती है, जो कि निफ्टी के चार्ट के अंदर सिंपली दिख गया था। साथ में अपन ने ये भी देखा था कि 3% की गिरावट बनी थी और यहाँ पे भी 3% मार्केट करेक्ट हो गया था। तो डेटा देखना आना चाहिए, बाकी मार्केट है, एक्चुअली तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपन कोशिश कर सकते हैं। तो ठीक है, मार्केट अभी ऑल टाइम हाई नहीं बोल सकते, वैसे ऑल टाइम हाई तो चलो इससे थोड़ा ऊपर है, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ तक जाने की कोशिश करता हुआ देखने को मिल रहा है। आगे चल के देखते हैं, इसको ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर और होप इन्वेस्टर्स की बढ़ जाएगी। सो अब दोस्तों बात करते हैं एक कंपनी की जो कि मार्केट के अंदर लिस्ट हो चुकी है, लेकिन जिसका नाम ग्रो के साथ में नहीं था, क्योंकि वो जो कंपनी है वो है टाटा मोटर सीवी। इसकी लिस्टिंग हुई है कमर्शियल व्हीकल की। पीवी तो है मार्केट के अंदर, पीवी सीवी मतलब आपको पता ही है, पीवी मतलब पैसेंजर व्हीकल और सीवी मतलब कंज्यूमर व्हीकल, ठीक है। तो कमर्शियल व्हीकल हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल के अंदर क्या है, कमर्शियल व्हीकल के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा टिका हुआ है इंडिया की ग्रोथ के ऊपर। टाटा मोटर्स जो कंपनी, एक ही कंपनी का स्टॉक था, एक ही कंपनी थी मार्केट के अंदर, उसके अंदर ये दो सेगमेंट थे। अब टाटा मोटर्स को पता है कि हमारा सीवी कैसा कर रहा है, हमारा पीवी कैसा कर रहा है। अब पीवी खराब कर रहा है, सीवी अच्छा कर रहा है। तो सीवी जो अच्छा कर रहा है उसकी ग्रोथ टाटा मोटर में नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि दोनों एक साथ थे। तो खराब, खराब तो नहीं बोलूंगा लेकिन पीवी को, लेकिन हम बोल सकते हैं जिसमें कम ग्रोथ थी उसको साइड में किया, और जिसमें ज्यादा ग्रोथ थी उसको भी अलग से लिस्ट करवा दिया। सो यहाँ पे मार्केट को पता चला कि ये जो कंपनी है इसमें अच्छी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पूरी की पूरी कंपनी मैक्सिमम बोल सकते हैं इंडिया की ग्रोथ के ऊपर टिकी हुई है। अगर इंडिया ग्रो करता है तो जो ट्रक होते हैं, बसेस होती है, इकोनॉमी बढ़ती है, तो ऐसी ग्रोथ मिल जाती है। सो इसी वजह से ये जो ओपनिंग है 28% के प्रीमियम के साथ में इसकी ओपनिंग देखने को मिली है कमर्शियल व्हीकल की। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं और इसके अंदर हम पता लगाते हैं कि यहाँ पे क्यों इस कंपनी के अंदर अच्छी ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। देखो ये तो बात हो गई कि इंडिया की जो ग्रोथ मिलेगी, सीधा फायदा मिलेगा इसका टाटा मोटर सीवी को, क्योंकि पीवी के अंदर सबसे खराब बात क्या है, JLR, लग्जरी गाड़ियां। अब ये टिकी हुई है एक्सपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट के अंदर कई नाटक होते हैं, टैरिफ होता है, कभी लॉसेस में चल जाते हैं ये सेगमेंट, कभी क्या होता है कभी क्या होता है। इस वजह से टाटा मोटर्स पूरा इनके ऊपर टिका हुआ था। लेकिन अब एक सेगमेंट आ चुका है जिसका नाम है सीवी, जिसके अंदर JLR नहीं है, तो सीवी अपने हिसाब से परफॉर्म करेगा, इंडिया की ग्रोथ के हिसाब से परफॉर्म करेगा। साथ में अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो आप इसमें नोटिस कर सकते हैं कि सितंबर 2025 का डेटा ऐसा था कि टाटा मोटर का जो लीड कर रहा था सेल्स, वो सीवी कर रहा था, यानी कमर्शियल व्हीकल कर रहे थे, जो ट्रक है, टेम्पो है, बसेस है, ये कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर को पता लग चुका है। बाकी देखो डेटा है नहीं, जस्ट अभी कंपनी लिस्ट हुई है, लिस्ट नहीं कंपनी बनी ही अभी है, तो पास्ट का डेटा भी नहीं मिलेगा, अब कंपनी कैसे परफॉर्म करती है वो चीज़ देखेगा मार्केट। बाकी आज अप्रिशिएशन इसको इसलिए मिला है क्योंकि मार्केट ने अच्छा इसको बाय किया, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि उनकी पोर्टफोलियो में होगा नहीं ये स्टॉक, तो उस हिसाब से अच्छी तेजी बनी है। बाकी जिसके पास में ऑलरेडी टाटा मोटर था, पीवी तो आपके पास में होगा, सीवी अब आपके पास में दिखने लग जाएगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर। अब इसका कंपैरिजन किया जाएगा अशोक लीलैंड से, जिसने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। टाटा मोटर वैसा नहीं चला, लेकिन अशोक लीलैंड चला, तो इसका जो सीवी सेगमेंट है वो अशोक लीलैंड के साथ में कंपेयर किया जाएगा, और जो वैल्यूएशन है इसके आसपास की ही शायद हमको देखने को मिल जाए। बाकी आज स्टॉक गिरा भी था, एक रीज़न था सीवी, क्योंकि अब इन्वेस्टर्स के पास में दो कंपनी होगी, अशोक लीलैंड के साथ में वो टाटा सीवी भी रख सकते हैं। बाकी इसके रिजल्ट, ये भी एक इम्पैक्ट इसको कर चुके हैं। अब देखिए बीएससी को देखते हैं, आज के दिन अच्छी तेजी बनी, इसमें 4% का उछाल है, क्योंकि रिजल्ट इसके काफ़ी अच्छे थे। 71 का पी रेशो है, मार्केट ने अप्रिशिएट किया। ऑलरेडी स्टॉक ने यहाँ से एक रिवर्सल दिया था और एक स्विंग कंप्लीट करता हुआ स्टॉक दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि Q2 के रिजल्ट मोर देन एक्सपेक्टेड थे। तो उन्हीं कंपनीज में काम करना चाहिए जिनके रिजल्ट अच्छे हैं लॉन्ग टर्म में, उन कंपनीज में जिनके रिजल्ट ओवरऑल अच्छे हैं शॉर्ट टर्म में, कि उनके बेसिस पे देखना चाहिए। साथ में सिरमा SGX, इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 7% का उछाल इसमें देखने को मिला है। ऑलरेडी स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेजी दी थी, कल अपने रेसिस्टेंस को टच किया था, लेकिन आज के दिन एक ब्रेकआउट इसमें मिल चुका है। तो पुराने ब्रेकआउट्स अगर हम देखें तो ठीक है, इसके बाद में कोई तेजी नहीं बनी, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ।
इस ब्रेकआउट के बाद में थोड़ा चला तो हो सकता है थोड़ा चले स्टॉक, और जो भी ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा है अपना डिसाइड करता है 5 to 10 15 20% जो भी है स्टॉक का जो पैटर्न है, स्टॉक का जो रिस्क और रिवॉर्ड है उसके हिसाब से। बाकी देखिए सोने और चांदी के अंदर भी आज के दिन कुछ इंटरेस्टिंग मूवमेंट देखने को मिले हैं। अपन बातचीत कर चुके थे कि सोना चांदी ने रिवर्सल दे दिया है, लेकिन पॉइंट ये है कि आरबीआई अगर रेट कट करता है, इन्फ्लेशन कम हुआ है तो स्टॉक मार्केट में पैसा आएगा, लेकिन सोना चांदी में पैसा नहीं आएगा। लेकिन सोना चांदी गिरावट के बाद में एक रिवर्सल दे चुके हैं और ये बहुत ही स्लो लेकिन स्टेबल तरीके से चलते रहते हैं। तो जब तक ये जो लाइन है, ये जो ब्रेकआउट की लाइन है, जब तक इसके ऊपर ये सस्टेन करते हैं सोना चांदी, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि जो ग्रोथ होगी वो स्टेबल होगी और हो सकता है ऊपर जाने की कोशिश करें। तो यहाँ से गैप कितना है अपने रेसिस्टेंस के बीच में, टोटल 6% के आसपास का गैप सोने में देखने को मिलता है। चांदी में अभी भी 19% का गैप है, क्योंकि आज के दिन इसने प्लस में क्लोजिंग दी है। तो इन दोनों के ऊपर भी फोकस होगा इन्वेस्टर्स का। बाकी प्लस माइनस दोनों चलेगा, कभी निफ्टी आगे कभी सोना चांदी आगे, लेकिन जो भी ब्रेकआउट कर चुके हैं, सस्टेन कर रहे हैं, उनमें देर सवेर ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि सोना चांदी का इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे कैसे पड़ेगा वो आपके एलोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई भी इन्वेस्टर ऐसे नहीं करता है कि 50% इक्विटी खरीद ली, 50% सोना चांदी खरीद लिया। 10% 12% मैक्सिमम रखते हैं हेजिंग के लिए। क्योंकि होता क्या है कि जब मान लो आपने सोना चांदी वैसे भी गिरावट में लेना है, तो मान लो किसी इन्वेस्टर ने गिरावट पे लिया सोना चांदी और उसके बाद में उसको ग्रोथ मिली और वहां पे निफ्टी गिर गया या आपका पोर्टफोलियो गिर गया, तो वो और ऊपर जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, 10% का एलोकेशन अगर आपका गोल्ड का है तो वो एलोकेशन बढ़ के 20% हो सकता है, 15% हो सकता है ऑटोमेटिकली। क्योंकि निफ्टी और पोर्टफोलियो आपका गिरा तो इक्विटी आपका नीचे चल जाएगा। तो ऑब्वियस है गोल्ड बड़ा भी है तो एक तो उसका फायदा मिलेगा, साथ में निफ्टी गिरा है उसका एलोकेशन कम हुआ है तो गोल्ड का एलोकेशन बढ़ेगा। तो गोल्ड में प्रॉफिट बुक करते हैं उस समय, और प्रॉफिट बुक करने के बाद में फिर वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसको हेजिंग बोलते हैं, उसका फायदा मिलता है। और ऐसी हेजिंग करने के लिए गोल्ड एंड सिल्वर को तभी लेना चाहिए जब वो नीचे अवेलेबल हो और रिवर्सल दे चुके हो। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के 3 वीडियोस भी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने देखे नहीं तो आप इनको देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।